हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका इस सॉलिड स्टेट के जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं अपने उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। कोवैलेंट सॉलिड पढ़ा था, उसमें हमारा डायमंड पढ़े थे। हमारा कोवैलेंट सॉलिड का एक ग्रेफाइट था, वो बचा था। नाउ इन दिस पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेफाइट। व्हाट हैपेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट या बात करेंगे डायमंड की, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेफाइट। डायमंड की बात किया था, वो भी कार्बन से बना था। वहां पे कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो किया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जब ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो यहां ये जो कार्बन एटम है दैट इज शोइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। इस तरह से हमने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 2p2। फिर मैंने तुमको बताया था कि व्हाट हैपेंस व्हेनेवर दैट कार्बन हैज टू अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो मैंने उसका ग्राउंड स्टेट लिखा था। whenever it is undergoing any type of bond formation, it has to undergo hybridization. Now what happens in the first step of the hybridization, the electron which is situated in the 2s orbital, it gets promoted to the higher 2p z orbital, and thus in excited state, यहां हम बात करेंगे इन एक्साइटेड स्टेट देयर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इट हैज टू अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट इन ग्रेफाइट in place of sp3 hybridization it undergoes sp2 hybridization, and that pz orbital to pz orbital that remain unhybridized even though it contain a single unpaired electron. Now if we are talking about the sp2 hybridization, sp2 hybridization, 1s and 2p 1s and 2p pure atomic orbital of carbon undergoes mixing and recasting। मतलब ये 1s और ये एक और दो, ये 2p orbital undergo mixing and recasting। Now student, how many pure atomic orbital are undergoing in the process of hybridization? That is 3, एक s और दो p, and that's why only 3 pure atomic orbital are involved in the hybridization, and that's why we will get 3 hybrid orbital। जितने टेक पार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, एक s और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कुल मिला के 3 एटॉमिक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्विंग इन द हाइब्रिडाइजेशन। वी विल गेट 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 मिलेंगे। फिर मैंने तुमको बताया था दे ओरिएंट देमसेल्फ इन अ स्पेस, अपने आप को ओरिएंट करेंगे। सबके अंदर सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इवन दो ऑल दिस ऑर्बिटल आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टिल दे रिटेन देयर ओन इलेक्ट्रॉन। और बताया था कि भाई दे परफॉर्म डेफिनेट ओरिएंटेशन स्पेस in order to achieve the maximum symmetry and minimum repulsion among them, and that's why whenever these 3 sp2 hybrid orbitals are going to be orient in space, always they will make the angle of 120 degree। okay, now in such a way, जब हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट में ऐसा ही हो रहा, हर कार्बन एटम वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हेक्सागोनल बन जाता है।
अभी बनता कैसे देखिए, इधर ये कार्बन एटम है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करा भाई, sp2। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो यहां पे हमको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। ये कार्बन एटम है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। These 3 hybrid orbitals are directed toward the 3 corner of equilateral triangle। बट ट्रायंगल के 3 साइड में डायरेक्ट करेंगे, जैसा मैंने बोला था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कि all these 4 hybrid orbitals are directed toward the 4 corners of regular tetrahedron। वैसे ये ट्रायंगल बन जाता, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया। ये देखो इधर ये यहाँ का एक कार्बन एटम, इसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो किया, 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेकंड और थर्ड, वैसा ही ये भी करेगा। तो इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम ओवरलैप विद द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम इन सच अ वे, ये कार्बन एटम जो है ये इसके साथ अटैच होगा, ये कार्बन ये ऐसा इस तरह से ये अटैच होगा। मतलब 1 कार्बन एटम इन ग्रेफाइट अटैच टू द 3 कार्बन एटम डायरेक्टली by means of covalent bond। Whenever these orbitals are going to be overlap with each other, a covalent bond is formed, that is called a sigma covalent bond। Okay, now in such a way, such hexagonal but 2-dimensional, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेक्सागोनल बट 2-dimensional रिंग इज फॉर्म। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर इज फॉर्म, हेक्सागोनल रिंग बन रही, ऐसा एक लेयर बनेगा 2-dimensional का। अब क्या हुआ, जो pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड था, इवन दो उसके अंदर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमारा ओवरलैपिंग का डेफिनेशन बोलता है, या ओवरलैपिंग का बॉन्ड फॉर्मेशन का डेफिनेशन बोलता है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले बोला था वैलेंट बॉन्ड थ्योरी ने कि ऑर्बिटल, चलो छोड़ जान दो, ऑर्बिटल वो ओवरलैप हो सकते हैं जिनके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। मतलब वो ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर सकते हैं जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अब भाई ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो किया तो इसके पास एक था, इसके पास भी एक था, मतलब ये तीनों के पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड दैट्स व्हाई ईच कार्बन एटम यहां पे अदर 3 कार्बन एटम को इस तरह से वो ओवरलैप करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। if we are talking about the fourth, that is the 2pz ऑर्बिटल, जो 2pz था, वो 2pz जो था उसके पास भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, मगर वो अनहाइब्रिडाइज्ड बचा था, उसने कोई और हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से पार्ट नहीं किया, मगर स्टिल ईच कार्बन एटम सबके पास एक 2pz ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया था, वो प्योर बचा। और जो भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है ये बॉन्डेड सिस्टम को परपेंडिकुलर रहता, परपेंडिकुलर मींस कैसा, ये बॉन्डेड सिस्टम को इस तरह से जो भी कोई बॉन्ड बन गया तो यार ये जो ऑर्बिटल रहेगा ये इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा। अब जो परपेंडिकुलर रहेगा तो ये जो ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर ऑर्बिटल वो कभी एक्सियल ओवरलैपिंग कर नहीं सकते, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके पास रहेगा। इसके पास एक 2pz ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास, सबके पास है 2pz ऑर्बिटल जिसके अंदर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दे कैन आल्सो ओवरलैप, इसका और इसका ओवरलैप करके बॉन्ड तो बना सकते हैं, मगर ये जो ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर है एंड दैट्स व्हाई वो इस तरह से एक्सियली, such type of overlapping is called as axially और head on overlapping, ये दो ऑर्बिटल ने ओवरलैप कर लिया। यहाँ ऐसा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे वो इस तरह से वो बॉन्डेड सिस्टम को परपेंडिकुलर होते एंड करके, जब ये परपेंडिकुलर रहेंगे बट स्टिल दे आर हैविंग सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन का एक pz ऑर्बिटल, इस कार्बन का pz ऑर्बिटल
वो लैटरल ओवरलैपिंग करके ये कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से पाई बॉन्ड बना सकता है। अकॉर्डिंग टू सम बुक्स उन्होंने बोल दिया कि pz orbital of each carbon atom overlap with each other to form pi bond between carbon and carbon, but according to some book उनका कहना है कि these electrons are not involving in the bond formation, they remains free and that's why they are called the mobile electron। उन्होंने बोला कि वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेट टेक पार्ट नहीं करते, वो बोले फ्री रहते हैं। चलो जो भी होगा, मगर एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एक तो पाई बॉन्ड बना के रहेगा या फिर फ्री रहेगा। अब क्या होता, ऐसा एक लेयर बना साइमल्टेनियसली, ऐसा ही ये दूसरा लेयर बनेगा, ये ऐसा ही तीसरा लेयर बनेगा। दिस ऑल लेयर्स आर टू डायमेंशनल and whenever a three-dimensional graphite structure is formed, what happens, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में ये आ जाता वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जब कार्बन की बात किया था तो वहां कंटिन्यूअस कोवेलेंट बॉन्डिंग था, वहां कोई इस तरह से वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया था। एंकर के तो कार्बन का जो डायमंड है दैट इज हैविंग अ टू मच हाई melting point of about 4000 degrees centigrade. But if you are talking about the graphite, here the continuous covalent network just like the diamond is not going to form. Here two-dimensional layer is formed first of all, and such all the layers are held together by means of weak van der Waals force of attraction. अब इसका क्या होता है अगर ऐसा है तो, जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे, that whenever we are applying a force on that graphite crystal, what happens, one layer slips over the other, एक लेयर दूसरे लेयर से स्लिप हो जाती, because these layers are held together by means of weak van der Waals force of attraction, and hence we can say one layer slips over the other means this property of the graphite can be used for the lubrication, and that's why that graphite smooth है, इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है, और ये एज ए लुब्रिकेंट करके भी काम करता है। दिस कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन द वेरियस प्रोसेसेस। सेकेंडली, इट कैन यूज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द वेरियस टाइप ऑफ इंक्स, इंक बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। और फिर ये बात याद आई भाई, ये तो हमने तो बोला था मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है, तो हमने बोला था जो मेटल से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला था। अब क्यों, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोला था, फ्री इलेक्ट्रॉन बोला था, दे आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग द करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस whenever the potential is applied across the metal rod or metal plate. Okay. But if you are talking about the non-metal, most of the cases there are no free electrons are available in order to conduct electricity just like the metal, because all these electrons are held together. These electrons are engaged up in forming the covalent bond. In diamond also there are no free electrons, or the four electrons are engaged up in forming the continuous covalent network, and that's why no free electrons are available in the diamond. But if you are talking about the graphite, whenever potential is applied across the graphite rod, graphite crystal, what happens, this some pi bond breaks. ये सिग्मा बॉन्ड है भाई, ये टूटने वाले नहीं है। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड, हमको मालूम है। ये जो सिग्मा बॉन्ड जो है वो तो टूटने वाले नहीं है whenever we are applying the potential across the graphite crystal, but what happens, some pi bond, ये जो कुछ pi bond है टूट जाएंगे। पाई बॉन्ड टूट गए तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ ग्राफाइट में सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन ऑर्डर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। According to some book, these electrons in p-z orbital are never been involving in the formation of the bond. Also, they are free, and that's why we can say, by using both the concepts, we can say these electrons are free, not much as much just like the metal, but still there are few electrons in graphite which are capable of conduct the electricity whenever the potential is applied. मतलब ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके ग्राफाइट में होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट
बह सकता है इसके थ्रू, मतलब ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, नॉट सो गुड एज दैट ऑफ द मेटल, बट स्टिल it is a good conductor of electricity and it has free electrons. This is the one of the characteristics which differs from the diamond, which differs graphite from the diamond. ये डायमंड जो प्योरली बैड कंडक्टर है यार, वो जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर बन जाता है क्योंकि इसके पास ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रेफाइट की। चलो ओके, यहाँ पे अपना ये खत्म हो गया। बोले क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, जो हमने बोला था कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और एक था मेटेलिक सॉलिड। हमने चारों को पढ़ लिया। अब ये जो चैप्टर इसका हार्ट देखेंगे तो मेजर पार्ट क्या है इसका, जिसके ऊपर JEE और नीट में जो भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस कैरी किया जाता है। अब वो क्या है, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हमने चावल ले लिया पकाने के लिए, शायद अभी तो सब जगह वो शिट्टी वाला कुकर यूज करते हैं, ओपन कंटेनर तो यूज नहीं किया जाता, मगर बिफोर वी आर यूजिंग द कुकर देयर वाज अ सिस्टम ऑफ द ओपन कंटेनर। एक कंटेनर लिया जाता था जिसके अंदर चावल को डाल दिया जाता, उसके अंदर पानी डालते थे, उबालते थे। मालूम है सब प्रोसेस, शायद मालूम है कि कैसे चावल को पकाया जाता, नहीं मालूम होगा तो बता देता हूँ। एक कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर में बॉइल्ड वाटर लेते और इसके अंदर वो चावल को ऐड कर देते, फिर इसके ऊपर लीड रख देते। नहीं लीड रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लीड रखते हैं क्योंकि वहां पे जो वेपर से वो जमा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सोचना और फिर देखना उसका आंसर क्या है। क्यों लीड डालने से, लीड रखने से वो चावल जल्दी पक जाता है, रीजन है उसका, कुछ साइंटिफिक रीजन है। चलो ठीक, अब ये चावल पका या नहीं पका, वेदर द राइस इज कुक्ड और नॉट, वी हैव टू चेक इट। क्या करेंगे भाई, चावल पका नहीं पका देखेंगे, ऊपर में चावल पका नहीं पका देखेंगे। अब चावल पका नहीं पका कैसे देखा जाता, तो हम क्या करेंगे, एक चावल का दाना देखे, भाई भैया थोड़ा दबा के देखें, प्रेस करके देखेंगे, अगर दब गया तो हमने बोले चावल तो कुक हो गया, पक गया है। फिर तो ऊपर का पका था, फिर नीचे का देखेंगे, हाथ डालेंगे नीचे इसके अंदर में, देखेंगे यहाँ का चावल पका या नहीं पका। फिर यहाँ का भी अगर पक गया तो हम क्या करेंगे, और हाथ डालेंगे नीचे में और यहाँ से निकालेंगे उसके जो चावल के दाने, उसको देखेंगे पका नहीं पका। बिल्कुल देखेंगे नहीं देखेंगे, हाँ ऐसा नहीं देखा जाता। ये अगर ऐसा डालेंगे हाथ तो जल जाएंगे, तो बोले चम्मच से करेंगे। सर जरूरत नहीं है कि चम्मच डाल के देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मराठी में म्हण है जिसको बोलते शीतावरून भूताची परीक्षा, भूताची नहीं भाताची परीक्षा, शीतावरून भाताची परीक्षा। क्या करते यार, जस्ट पिक आउट अ सिंगल पर्टिकुलर, एक यहां से हम वो चावल का एक दाना उठा लेंगे, जस्ट टेक आउट द सिंगल पार्टिकल फ्रॉम दैट कुक्ड राइस, वेदर इट कुक और नॉट, वी हैव टू चेक इट दैट। जस्ट पिक आउट अ सिंगल पार्टिकल ऑफ दैट राइस एंड प्रेस इट। अगर वो पका होगा तो नेचुरली वो दब जाएगा। अगर एक दाना पका है तो वी विल इमेजिन दैट whole rice is cooked. There is no need at all to take out the particles of that rice from the different places of the cooked rice and check it whether the whole rice is cooked or not. कोई जरूरत नहीं है कि अलग अलग जगह से पार्टिकल निकालो फिर दबा दबा के देखो चावल पका नहीं पका, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना, सिर्फ उठा के एक दाना अगर उठा के हमने देख लिया तो हमको पता चल जाएगा कि वो राइस पका या नहीं पका। बस यही है हमारा क्रिस्टलोग्राफी जो हमको भी पढ़ने का है। ये कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो पूरा पका हुआ चावल है, और ये जो मैंने एक दाना बताया, ये जो मैंने इसको पार्टिकल बताया जिससे हम पहचान जाएंगे वेदर द होल राइस इज कुक्ड और नॉट, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। और ये जो कंप्लीट बना है पूरा चावल जो बना, इसको बोलते हैं हमने क्रिस्टल लैटिस।
या इसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो फिर हम ये क्या पढ़ रहे थे यार, ये क्या है? तो ये जो यूनिट सेल है, क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, प्रॉपर्टी है, इसको पढ़ने के लिए साइंस का एक स्ट्रीम है, एक ब्रांच है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। इसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। ये क्रिस्टलोग्राफी क्या है? तो अ ब्रांच ऑफ साइंस, a branch of science which deals with the study of structure, geometry, as well as the property of the crystalline solid is called as crystallography. The branch of the science which deals with the study of property, structure, as well as the geometry of the crystalline solid is called as crystallography. अभी इसमें क्या होता, मैंने तुमको ये यूनिट बताया था, ये चावल का दाना जिसको बोला था यूनिट सेल, क्या होता यार? ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके अंदर जिस पार्टिकल्स जो है ये पर्टिकुलर ऑर्डर में है। जैसे दिवाली में हम रंगोली निकालते हैं, अभी तो संस्कार भारती का जमाना आ गया, मगर हमारे जमाने में ऐसी बूंदों वाली रंगोली निकालते थे। क्या किया हमने, वी हैव टू put it the number of drops of that particular रंगोली, and हमने इसको अगर यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया और ऐसा स्ट्रक्चर बना, तो हर जगह ये, अगर मैं कॉर्नर की बात करता हूँ, बीच में तो कभी रंगोली में अलग भी स्ट्रक्चर बनते, मगर ये हर कॉर्नर में बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनता था, क्योंकि ये पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। और फिर जैसा ये पार्टिकल है, जैसा ये एक, मैंने इसको बोल दिया यूनिट सेल, जब मैंने इसको जोड़ा ना, इस तरह से होता है। एक्चुअली क्या है कि ऐसे एक डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द पार्टिकल की वजह से ऐसी लाइन खींची जाती, ये लाइन से खींच जाती। जब इन लाइन को हम इस तरह से अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो उसको एक सिंपल स्मॉलर यूनिट बन जाता है, जिसको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप रहता है, वो वैसा का वैसा रिपीट होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये बन गया, ऐसा इसके बाजू में ऐसा दूसरा बनेगा, ऐसा ही में बनेगा तीसरा बनेगा, मतलब चला जैसे ये बना वैसा ये है, वैसा ये है, वैसा ये है। ये थ्रू पूरा का पूरा, अगर मैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूंगा, तो सारे के सारे इस तरह से सेम स्ट्रक्चर बनेगा और रिपीट होगा अगेन एंड अगेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन ऑल द डायरेक्शन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसको हमने बोला था क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता, इसको मैंने बोल दिया यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे चावल का एक दाना, वैसे चावल के सारे दाने का स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर्टी होगी भाई। वैसा का वैसा पूरा का पूरा ये कंटेनर में जो चावल भरे वैसी ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। हमने उसको बोल दिया होल क्रिस्टल लैटिस और इसको बोल दिया यूनिट सेल, बस वही है, ये यूनिट सेल है। और जैसा एक रहेगा, एक यूनिट सेल को अगर हमने चेक कर लिया, तो थ्रू आउट होल क्रिस्टल को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसा ये पूरा का पूरा चावल पका या नहीं पका, इसको देखने के लिए जैसे एक दाने को चेक करने की जरूरत है, वैसा का वैसा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बनेगा, तो हमको पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमको किसको चेक करना है? ओनली एक यूनिट सेल को चेक करना है। फिर ये रिपीटेड ओवर एंड ओवर इन द 3 डायमेंशनल इन ऑल डायरेक्शन, तो ये बन जाएगा क्रिस्टल लैटिस। अब मैं बोलता हूं ये यूनिट सेल होता क्या है। तो सिंपल स्मॉलर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, सबसे छोटा सिंपल स्मॉलर बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चर इसलिए बोला क्योंकि ये जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वैसे होल क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर बनेगा। तो दिस इज सिंपल स्मॉलर बेसिक structural repeating unit of the crystalline solid is called as unit cell जैसा for example
ये बन गया यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल है यार, ये बढ़ते जाएगा और 3 डायमेंशन जो ग्रो करेगा तो इससे ही क्या बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बनेगा। अब यूनिट सेल की बात करेंगे तो फिर इसमें क्या करेगा, पहले तो मुझको क्रिस्टलोग्राफी की डेफिनेशन बताया, तो ये क्रिस्टलोग्राफी में हमको करना क्या है भाई, यही तो पढ़ना है यार, प्रॉपर्टी कैसी है, ज्योमेट्री कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब पढ़ना, मतलब क्रिस्टलोग्राफी पढ़ना। अब जब मैंने यूनिट सेल की बात कर लिया तो फिर यहाँ पे क्रिस्टल का एज भी आता है, क्रिस्टल का फेस भी आता है। अब क्रिस्टल का फेस मतलब क्या, कि जैसे मैंने बोल दिया एक क्रिस्टल है, ये इसका बन गया फेस। अब प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड द फेस ऑफ दैट सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर ये फेस है, ये एक फेस है, जब ये फेस इंटरसेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, जब ये ज्वाइंट हो जाए यहाँ पे, इनके इंटरसेक्शन के वजह से ये जो लाइन बनेगी इस तरह से, इसको हम बोलेंगे एज। ये क्या बन गया, एज। ये बन गया फेस, ये बन गया फेस, ये बन गया फेस, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू फेसेस इज कॉल्ड एज द एज। ये बन गया एज। यूनिट सेल क्या है, ये बन गया फेस। इस तरह से हम बोलेंगे कि इस तरह से एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इंपार्ट हो जाएगा, चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे क्यूबिक हो, या चाहे रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, जो भी बनेगा, मगर इसकी वजह से ये जो बनेगा एक 3 डायमेंशनल शेप वाला स्ट्रक्चर जो रिपीटेड ओवर एंड ओवर है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। ये यूनिट सेल ये बन गया एक यूनिट सेल। ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल 3 डायमेंशनली ग्रो होंगे, उसका एक सरफेस बनेगा, जो सरफेस बनेगा प्लेन सरफेस, उसको बोलेंगे फेस। और ये जो फेसेस है, ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट, एडजेसेंट फेसेस जब इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक फेस और ये एक फेस इन्हें इंटरसेक्ट किया, ये इधर ग्रो होगा, ये इधर ग्रो होगा, तो यहाँ पे ये जो बनेगा इसको बोलेंगे एज। फिर ये क्रिस्टल लैटिस क्या है, तो रेगुलर अरेंजमेंट of the particle in the crystalline solid in all direction in 3-dimensional space is called a crystal lattice। ये रेगुलर पार्टिकल की अरेंजमेंट के वजह से ये जब इस तरह से, इसको अरे बोलते हैं, इसे अरे बोलते हैं, ये अरे बन जाते हैं। जब उनको ज्वाइन करेंगे तो वो स्ट्रक्चर बाद में दिखता है अपने को ऐसा, एक्चुअली वो क्यों बन नहीं जाता, वो तो अपने पार्टिकल के अरेंजमेंट करने जाता है। कहा, तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन ऑल डायरेक्शन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जिससे ये कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि मैंने बोल दिया एक यूनिट सेल, इसके ऊपर ये दूसरा आएगा, इसके ऊपर इस तरह तीसरा आएगा, ये इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, चारों डायरेक्शन में जब इस तरह से यूनिट सेल आएंगे तो उससे ये क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, या उसको स्पेस लैटिस भी बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब बात कर रहे यूनिट सेल की, तो थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ये पैरामीटर यूनिट सेल जो है, इसकी पैरामीटर क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसा उसके स्ट्रक्चर को बताएंगे। तो 2 बातें आती, अभी मैंने तुमको बताया था, एक आता है एजेस और दूसरा आता है उनके बीच में बनने वाले एंगल्स। चलो ठीक, देख लो भाई। ये पार्टिकल देखो भाई, ये इस तरह से अरेंज थे, जोड़ दिया, एक बन गया। ये पार्टिकल इस तरह से अरेंज थे, इसको जोड़ दिया, ये ऐसे बन गया। जब मैं इसको इस तरह से देखता हूं तो ये बन गया एक क्यूब, एक बन गया क्यूब। तो ये और ये उसकी एजेस है, और इसके बीच में ये वाले बने हुए एंगल है, जिसको बोलते हैं एक्सियल एंगल भी। ये एज को बोलूंगा ए, ये बी और ये सी, एज बता दिया। और ये बन गए अल्फा, बीटा और गामा, ये बन गए करस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह से ये ए बी सी
एज, और अल्फा बीटा गामा ए एंगल, ये कंप्लीट जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बेस्ट करेगा, कैसे बनेगा, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। हियर दिस एजेस may be same or different, this angle may be same or different। जैसे जैसे एजेस और एंगल बदलते जाएंगे उस तरह से अलग अलग यूनिट सेल बनते जाएंगे, और ये अलग अलग यूनिट सेल से अलग अलग स्ट्रक्चर के, अलग अलग ज्योमेट्री के क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरामीटर। हम बोलेंगे दिस एजेस कैन बी डिफाइंड एज represented as ABC, and the angle which is formed between the B and C, HB and C, that is alpha. The angle which is formed between the between C and A is called as beta, and the angle between A and B is called as the gamma। ये फैक्टर के ऊपर ये कंप्लीट यूनिट सेल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। एक बार जरा और लुक कर लो, चाहे तो स्नैपशॉट ले लो उसका।